जय भीम साथियों। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम भाषण आपको जरूर सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें दोष देने वाला कोई नहीं होगा। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा किए गए योगदान निश्चित रूप से इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि भारतीय संविधान के जनक इस मानक पर खरे उतरे। इस वर्ष हम 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम भाषण पर नजर डालते हैं। इस संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया तथा इसके अंतिम स्वरूप के संदर्भ में अपना औचित्य प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ ऐसे मानकों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है जिनका पालन करना आवश्यक है यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रगति करनी है। इस भाषण की विषय वस्तु से एक दूरदर्शी व्यक्ति की तस्वीर उभर कर आती है जो इतना बुद्धिमान था कि उसने देश को अपनी स्वतंत्रता को हल्के में लेने के नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। एक कार्यशील संसदीय लोकतंत्र का महत्व, यद्यपि इस पहलू पर कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं हुई है, फिर भी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए की गई उत्पादक चर्चा पर अंबेडकर के विचार समकालीन महत्व रखते हैं, विशेषकर यह देखते हुए कि आजकल संसद का स्थगन आम बात हो गई है। अगर यह संविधान सभा सिर्फ एक रंग बिरंगी भीड़ होती, सीमेंट के बिना एक फर्श का फर्श, यहाँ एक काला पत्थर और वहां एक सफेद पत्थर, जिसका हर सदस्य या हर समूह अपने आप में एक कानून होता, तो प्रारूप समिति का काम बहुत मुश्किल होता। तब अराजकता के अलावा कुछ नहीं होता। यदि सभी सदस्य पार्टी अनुशासन के नियमों के आगे झुक जाते तो इस संविधान सभा की कार्यवाही बहुत नीरस हो जाती। पार्टी अनुशासन अपनी पूरी कठोरता के साथ इस सभा को हां में हां मिलाने वालों की सभा में बदल देता। अंबेडकर ने वास्तव में विधानसभा में चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए असहमतिपूर्ण आवाजों को धन्यवाद दिया। अंबेडकर ने कहा, सौभाग्य से विद्रोही भी थे। वे थे श्री कामठ, डॉक्टर P.S. देशमुख, श्री सिद्धवा, प्रो सक्सेना और पंडित ठाकुर दास भार्गव, और उनके साथ मैं प्रो के T. शाह और पंडित हृदयनाथ कुंजरू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वे ज्यादातर वैचारिक थे। ऐसे युग में जहां विपक्ष की भूमिका को अक्सर अंध विरोध तक सीमित कर दिया जाता है या शोरगुल के रूप में खारिज कर दिया जाता है, अंबेडकर का रुख अनुकरणीय है। मैं उनके सुझावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इससे उनके सुझावों का महत्व कम नहीं होता और न ही विधानसभा की कार्यवाही को जीवंत बनाने में उनके द्वारा की गई सेवा कम होती है। मैं उनका आभारी हूं, लेकिन उनके बिना मुझे संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझाने का वह अवसर नहीं मिलता जो संविधान पारित करने के मात्र यांत्रिक कार्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। संविधान उन पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने के लिए कहा जाता है। अपने भाषण में अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि संविधान का क्रियान्वयन उस दस्तावेज पर निर्भर नहीं करता। अंततः इसका प्रभाव उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए जाते हैं वे बुरे लोग होते हैं। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा अगर जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए जाते हैं वे अच्छे लोग होते हैं। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधान मंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ही प्रदान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का कामकाज जिन कारकों पर निर्भर करता है वे हैं लोग और वे राजनीतिक दल, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे। राष्ट्र के ऊपर धर्म को प्राथमिकता देने के खतरे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण, साथ ही 1857 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों के बीच फूट जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए अंबेडकर ने कहा है कि भारत ने न केवल एक बार पहले अपनी स्वतंत्रता खोई है,
बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण खो दिया है। इस संदर्भ में वे आगे कहते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही विचार मुझे चिंता से भर देता है। यह चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी गहरी हो जाती है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दल होंगे जिनके राजनीतिक पंथ अलग अलग और विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपने धर्म से ऊपर रखेंगे या धर्म को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां धर्म को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस स्थिति से हम सभी को पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सत्याग्रह के विरुद्ध मुकदमा, क्रांति अर्थात अराजकता का व्याकरण। अगर हम लोकतंत्र को केवल दिखावे में ही नहीं बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था तो असंवैधानिक तरीकों का बहुत औचित्य था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके अराजकता के व्याकरण के अलावा और कुछ नहीं है और जितनी जल्दी इन्हें त्याग दिया जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है। राजनीति में नायक पूजा, भक्ति तानाशाही का निश्चित मार्ग है। देश के लिए आजीवन सेवाएं देने वाले महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरिश देशभक्त डैनियल ओकॉनेल ने ठीक ही कहा है, कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। भारत के मामले में यह सावधानी किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग या नायक पूजा कहा जा सकता है, उसकी राजनीति में एक ऐसी भूमिका निभाती है जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई जाने वाली भूमिका से कहीं अधिक है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। सामाजिक लोकतंत्र का मामला डॉक्टर अंबेडकर ने अंततः इस बात पर जोर दिया कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि इसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। वे इस अर्थ में त्रिमूर्ति का संघ बनाते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के उद्देश्य को पराजित करना है। समानता के बिना स्वतंत्रता से बहुत से लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता पैदा होगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता उत्पन्न होगी। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती। उन्हें लागू करने के लिए एक कांस्टेबल की आवश्यकता होगी। एक सच्चे राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त करने पर अंबेडकर चेतावनी देते हैं कि यह मानकर न चलें कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश स्वतः ही एक राष्ट्र बन जाएगा। अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने देश को संयुक्त राष्ट्र के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका कहने के जानबूझकर लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए अंबेडकर टिप्पणी करते हैं, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि वे एक राष्ट्र हैं, तो भारतीयों के लिए यह सोचना कितना मुश्किल है कि वे एक राष्ट्र हैं।
मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक सोच वाले भारतीय भारत के लोग अभिव्यक्ति से नाराज थे। वे भारतीय राष्ट्र अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते थे। मेरा मानना है कि हम एक राष्ट्र हैं। ऐसा मानकर हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि हम अभी भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को समझ पाएंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोच पाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होने जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक कठिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति की कोई समस्या नहीं है, भारत में जातियां हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा, क्योंकि भाईचारा तभी एक तथ्य हो सकता है जब एक राष्ट्र हो। भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता रंग के कोट से अधिक गहरी नहीं होगी। अगर चीजें गलत हो जाएं तो इसके लिए हमारे अलावा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस विषय पर अंबेडकर के अंतिम शब्द संविधान में परिकल्पित भारत के विचार को संरक्षित करने की जिम्मेदारी के बारे में उनके विचारों को सारांशित करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। स्वतंत्रता के साथ ही हमने किसी भी गलती के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना खो दिया है। अगर भविष्य में कुछ गलत हुआ तो हमें किसी को भी दोष नहीं देना होगा, सिवाय हमारे खुद के। यदि हम उस संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मार्ग में आने वाली बुराइयों को पहचानने में ढिलाई न बरतें, जो लोगों को जनता द्वारा सरकार के स्थान पर जनता के लिए सरकार को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं, और न ही उन्हें दूर करने के अपने प्रयास में कमजोर पड़ें। अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि देश की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका है। मैं इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे भीमराव साहेब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।